चलो हम शुरू करें या बाकी बच्चों का वेट करें? शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सर। ठीक है बेटा। ओके, तो अब हम बात करेंगे। नाउ विल स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज। ठीक है कि हम जब भी कम्युनिटी मेडिसिन की बात करते हैं, पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो हमें ये देखना समझना जरूरी है कि किस टाइप के स्टडीज की जाती हैं, ओके, which are helping us to give answers for the specific type of questions that we want to ask. Okay, for example, like I told you in the last class कि हम hypothesis लेते हैं। अब hypothesis क्या होता है? हमने assumption की। अब हम assume कर रहे हैं कि भाई हमारा अस्पताल इस वजह से चल रहा है या इस फैक्टर की वजह से ज्यादा चल रहा है। तो हमको मतलब क्लैरिटी नहीं है कि इससे चल रहा है या इससे चल रहा है। वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, तो इस सवाल के उत्तर में हम कुछ स्टडी कर सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारी ये ज्यादा अच्छा काम कर रही है, वो दवाई ज्यादा अच्छा काम कर रही है। ओके, then we are able to decide। हमें ये नहीं पता कि ये शिवम क्या हाल चाल है? Still today Sir, you I'm are in good. hospital? Yes, sir. But I'm free right अच्छा, now. मतलब like free हूँ मैं अभी, ऐसा सच कुछ काम नहीं है ओके, अभी। चलो गुड। I'm listening, sir. अब्दुल और वो आलिया को भी मैसेज कर दो, इंडिविजुअल मैसेज कर दो जरा। आलिया तो रेगुलर रहती है क्लास में। ठीक है सर, मैं करता हूँ। हाँ। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि हम जब भी, तो हम अलग अलग टाइप की स्टडीज करते हैं। जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं, कोहोर्ट स्टडीज होती हैं, उसके बाद में केस कंट्रोल स्टडीज होती हैं, आरसीटीज होता है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, सोलोमन ग्रुप डिजाइन होता है। तो ये अलग अलग टाइप की स्टडीज हैं। तो कोई आप में से बता सकता है व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी? कब हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जाती है? मतलब किस तरीके के, मतलब तो हमको ये डिफरेंसेस समझ आना बहुत जरूरी है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी कोहोर्ट स्टडी से कितनी अलग है, कोहोर्ट स्टडी एक्सपेरिमेंटल स्टडी या केस कंट्रोल स्टडी से कितनी अलग है, और केस कंट्रोल स्टडी और जो कोहोर्ट स्टडी है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से कितनी अलग है, राइट? तो ये आपको चीजें बार बार हर एक, तो ये बेसिकली मतलब अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही एक जनरल क्राइटेरिया है जो सबको आना चाहिए। ओके, तो आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले हम क्रॉस सेक्शन स्टडी को लेते हैं। अब क्रॉस सेक्शन स्टडी में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। इन दिस स्टडी द डिजाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल with respect to the presence or an absence of exposure and disease is assessed at a point in time। मतलब किसी एक टाइम में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आदमी जो है उसको ये डिजीज है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कहा, आई वॉन्ट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ XYZ, ओके, थिंग ऑन स्मोकिंग, ऑन स्मोकर्स। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भैया स्मोकिंग वाले बंदों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब नेचुरली मेरे को कहाँ से मरीज मिलेंगे? मैं वही पेशेंट लूंगा जो आज की डेट में स्मोक कर रहे हैं। वो पहले करते थे, नहीं करते थे, बाद में करेंगे, पर आज की डेट में तो इट इज वेरी स्पेसिफिक। ओके, और वो एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ public health measures during COVID in the eradication or in the management of COVID-19। Suppose ये मेरा टॉपिक है कि आई वांट टू सी कि गवर्नमेंट ने जितना टीम टाम से प्रचार किया, लोगों को इतना इश्तिहार दिया, इतना चीजें कराती हैं, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग पब्लिक हेल्थ के बारे में, पब्लिक हाइजीन के बारे में कितनी है, तो वो कितना कंसर्न है। तो हम उनका बिहेवियरल पैटर्न स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक टाइप का क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी बेसिकली क्या होता है? एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि हम हमारे सपोज हमें कॉलेज चला, हमारे कॉलेज में एमबीबीएस के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और इंटर्नी, हमने 5 साल के बच्चे ले लिए और हम ये जानना चाहते हैं कि इनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कितनी नॉलेज है। ये भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, क्योंकि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये बता देगा
कि फर्स्ट ईयर के बच्चे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में जानते हैं, या सेकेंड ईयर के जानते हैं, या थर्ड ईयर के जानते हैं, या फाइनल ईयर के जानते हैं, या जानते ही नहीं है। सो राइट, ओके। तो इट इज गिवन। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जो चीज है वो है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्रॉस सेक्शन स्टडीज आर यूजफुल टू जनरेट अ हाइपोथेसिस। तो इससे हमको ये कोई हाइपोथेसिस निकालने में काम होता है कि ये चीज इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो हम एक वेगली बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। जब हम उसको और इन डेप्थ में स्टडी करते हैं तो हम उसको मोर एक्यूरेटली बोल सकते हैं। सो फॉर फैक्टर्स दैट रिमेन अनऑल्टर्ड, तो मैंने आपको बताया, तो जो फैक्टर्स आपके काबू में नहीं है और जिनको हम अनऑल्टर्ड फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, वो आपके बस वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहलाते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, बट वो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो सकता है। तो उसको हम कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शनल की कैटेगरी में ले लेते हैं। इज इट क्लियर? समझ आया बेटा? Yes, sir. ओके। Yes. यस विशाखा, समझ आया बेटा Yes, sir. कि Yes, क्या sir. मतलब है क्रॉस सेक्शन स्टडी का? मैंने एग्जांपल्स जो समझाए। यस शिवम? Yes, sir. ओके। तो अब देखो, क्रॉस सेक्शन स्टडी में हम क्योंकि क्रॉस सेक्शन स्टडीज आर फॉर्म्ड आफ्टर डेटा कलेक्शन, ओके, क्योंकि आप इसमें ग्रुप बना लेते हैं। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन आर द प्रिवलेंस। तो हम प्रिवलेंस निकाल देते हैं कि आपके शहर में कितने स्मोकर्स हैं, आपके शहर में कितने कोविड वाले हैं। तो जितने भी प्रिवलेंस टाइप की स्टडी है वहां पे बेसिकली इस टाइप की स्टडी जो है, जहाँ पे प्रिवलेंस निकालना है, इंसिडेंस निकालना है, प्रिवलेंस निकालना है, वहां पे हम क्रॉस सेक्शन स्टडी। एंड द ग्रुप्स आर कंपेयर्ड ईदर बाय एक्सपोजर और बाय द डिजीज स्टेटस। तो जैसे है ना, और उसके बाद में दे आर आल्सो कॉल्ड एज द प्रिवलेंस स्टडीज भी बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय कंकरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, कि आपने उसके अंदर ग्रुप जिसको हुआ है और जिसको नहीं हुआ है, और उसके हिसाब से आपने दे दिया कि जिसको नहीं हुआ, जिसको हुआ है, उनके अंदर उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कितनी नॉलेज है या किस तरीके का उनका, तो कि जितना भी नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस कि जितनी स्टडीज होती है वहां पे 90% केसेस में क्रॉस सेक्शन स्टडी यूज होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम उसको डिमार्केट करते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टडी, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे मैंने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जानते हैं, तो आपने क्या किया, क्वेश्चनेयर लिया, उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी देख ली, उस क्वेश्चनेयर को अपने पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, लोगों ने देन क्वेश्चन के सवाल पूछे पढ़े। ठीक है, एक ही जगह पे आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और फिफ्थ ईयर के बच्चों को ले लिया। ठीक है, उन्होंने सबने जोश जोश में सबने मतलब वो आपकी स्टडी को देखा, ध्यान से समझा, और उन्होंने उसके आंसर दे दी, क्योंकि आपने क्वेश्चनेयर तो भरवाया लिया हुआ था, क्वेश्चनेयर को पढ़ा और उसने अपना आराम से वो कर दिया, आपके आंसर्स दे दिए। एंड तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको समझ आ गया, और आप जो चीज के आंसर ढूंढना चाह रहे हैं, तो जितना अच्छा क्वेश्चनेयर आप बनाएंगे उतने अच्छे आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी निकलेगी, और इससे आपको एक हाइपोथेसिस भी मिल जाएगा, क्योंकि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जबकि इस तरीके के फिनोमेना नजर आ रहे हैं। तो इज इट क्लियर? क्रॉस सेक्शन स्टडीज क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन वही है कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, ठीक है। तो वही है सारी कहानी कि भैया ये करें या ये करें, बट उसका आपको एक सटीक जवाब नहीं मिलता। और उसमें क्या है कि कई टाइम हम इसमें इनएप्रोप्रिएट कंपैरिजंस भी कर लेते हैं, दो जो चीजों को हमें कंपैरिजन नहीं करना उसको भी हम कर लेते हैं। और बायसनेस ज्यादा हो सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भैया देखो हमारी जगह के बच्चे जो हैं वो ज्यादा अच्छा आंसर करें, रिस्पॉन्ड करें। तो इसके लिए फिर क्या है कि आप मतलब आप अल्टीमेटली क्या करें, आपके आप चाह रहे हैं कि आपके, तो आप आपकी बायसनेस आ जाएगी, है ना, आप क्योंकि आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि आपका यही आंसर आपको बताना है। तो क्योंकि आपको पता है, डिसाइडेड है, तो भाई जरूरी जो चीज आपको मतलब आप उसको न्यूट्रल रखते, तो वहां पे आपने जानबूझ के उसको इफेक्टिव दिखा दिया। ठीक है ना? तो ये बेसिकली इसकी एक शॉर्टकमिंग है। इज इट क्लियर? Hmm. ठीक है, और उसमें आप दो क्रॉस सेक्शन स्टडीज को, मतलब दो पॉपुलेशन को एक साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, टाइम सीरीज में देख सकते हैं स्टडी को। जैसे आपने क्या किया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में लोगों की राय जान ली, फिर उसके बाद में आपने एक सेमिनार कराया, सेमिनार के बाद में फिर आपने लोगों की राय जान ली। तो आपने कहा कि प्री एंड पोस्ट जो है क्रॉस सेक्शन स्टडी आपने जो प्रपोज की, और प्री एंड पोस्ट के हिसाब से आपने उसके आंसर निकलवा दी।
तो ये है आपके क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है, एट एनी पॉइंट। और फिर मैंने जैसे कहा कि सिंपल है कंडक्ट करना, कॉमन होता है, बहुत इजीली आप इससे कॉजेशंस निकाल सकते हैं। ये एक्स और वाई के बीच में क्या टाइप का कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, कि एक्स जो वाई अगर में प्रभाव पड़ रहा है तो एक्स में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर वाई में प्रभाव पड़ रहा है तो एक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कैसे रहेगा। तो ये आपको सारे आंसर्स इस तरीके से देने की कोशिश करता है। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर है भाई? सबको अच्छी तरह समझ लेना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में फिर मतलब देखो नाम में ही है केस और कंट्रोल। कंट्रोल वो है जो आपने कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं रखा और आप देख रहे हैं कि नेचुरल वे में अगर ये चीज प्रोग्रेस करती है तो कैसे करती। और केस आपने वो है जिसमें आपने इंटरवेंशन दिया, आपने किस तरीके से उसके गाइडलाइंस को हाथ में रखा। तो केस कंट्रोल स्टडी आर सिलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द डिजीज। अब एक तरीके की एस्पेक्ट में डिजीज प्रेजेंट है, एक जगह पे नहीं है, तो आपको ये समझ आ जाएगा किस में है और किस में नहीं है। तो एक केस हो गया जिसमें एक्चुअली एक्सपोजर है, और एक कंट्रोल हो गया जिसमें एक्सपोजर है पर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो फिर आपको समझ आएगा कि वाकई में ये ट्रीटमेंट उसमें इफेक्टिव था या नहीं था, ठीक है ना। तो ये वी कंपेयर डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज स्टेट्स टू लीव आउट द लेवल ऑफ एक्सपोजर, एंड एक्सपोजर स्टेटस इज ट्रेस्ड बैकवर्ड इन दी। तो ये आप एक्सपोजर स्टेटस आप पुराना भी जाके देख सकते हैं कि क्या उसका एक्सपोजर आता, किस तरीके से ये चीजें हुई थी। तो केस में जिसमें हुई थी और कंट्रोल मतलब जिसमें नहीं हुई थी, तो प्लेसिबो है एक तरीके का, और उसमें आपने दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लिया और डिफरेंस समझ के आपने उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट किया। इज इट क्लियर? केस कंट्रोल समझ आया? हाँ जी। तो केस कंट्रोल में, हेलो, हेलो। हाँ बेटा, केस कंट्रोल समझ आया? यस सर। ओके। तो केस कंट्रोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको डिफाइन करना पड़ता है केस क्या है, कौन से को आप केस ले रहे हो, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, क्यों आपने उसको केस माना, आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था, आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या था उसके अंदर, ठीक है। और कंट्रोल जो है वो अननेसेसरी आपका मतलब ये कंट्रोल पॉपुलेशन को फिल नहीं करते हैं, इस तरीके से आप उसको लेते हैं। और आप जो सैंपल भी उठा रहे हो वो ट्रू पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसी पॉपुलेशन में से आप उठाते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं केस कंट्रोल स्टडी के। तो सोर्सेस केस कंट्रोल में कहाँ से मिलेगा? आपको हॉस्पिटल में मिल सकता है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हॉस्पिटल का डेटा एक डिपार्टमेंट जिसमें हो रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट जिसमें नहीं हो रहा है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप पॉपुलेशन वाइज ले सकते हैं, कम्युनिटी के लेवल पे दो कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब उसको पॉपुलेशन वाइज ले सकते हैं, आप उसको हॉस्पिटल वाइज ले सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट ऑलवेज कंट्रोल्स फ्रॉम दी कंट्रोल पॉपुलेशन, उस तरीके से आप कंट्रोल भी कंट्रोल पॉपुलेशन से उठाते हैं। वो हर एस्पेक्ट से दूसरे आपके केस के बराबर होना चाहिए। ओनली थिंग इज कि एक्सेप्ट दी आउटकम मतलब, और दे शुड बी सिलेक्टेड बाय द सेम मेथड्स एज केसेस। जब कभी भी होता है तो इस तरीके से हम कंट्रोल्स के इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। और रूसला कंट्रोल जो है वो हॉस्पिटल्स खुद हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स आपको पता है रेडली अवेलेबल हैं, लो रिकॉल बायस होते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है, ठीक है। और उनको वो ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, तो क्योंकि वो हॉस्पिटल्स इस मामले में बहुत कोऑपरेटिव है उस जगह। तो आपको ये केस की तरह यूज हो जाएगा। और कंट्रोल वो है जहाँ पे आप उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहे। इट इज एज सिंपल एज दैट। केस कंट्रोल का मतलब है केस जिसमें इंटरवेंशन हो रहा है, कंट्रोल वो है जिसमें इंटरवेंशन कोई नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? यस सर। और देन हॉस्पिटल कंट्रोल जो होते हैं वो ज्यादा लेस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्यों लिखी गई ये बात? क्योंकि दीपक का उस साइड जो है यहाँ पे आपको हॉस्पिटल जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कंफाउंडिंग उसमें लेस होनी चाहिए। कंफाउंडिंग क्या होता है बताओ? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कौन बताएगा व्हाट इज कंफाउंडिंग?
बताओ कौन कौन बताएगा कंपाउंडिंग क्या होता है? भाई ऐसा मत करो, यहाँ पढ़ते चले जाओ वहां भूलते चले जाओ, फिर कैसे क्या फायदा? याद है मैंने पिछली क्लास में आपको ओबेसिटी और उसका एग्जाम्पल बताया था, ओबेसिटी एंड डायबिटीज। डायबिटीज का। यस, तो और उसमें मैंने क्या कंपाउंडिंग वेरिएबल्स कौन से हो गए? जिनका आपस में रिलेशन है। जिनका आपस में रिलेशन है और हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है भाई, वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। जैसे कि हमने कहा था कि ओबेसिटी और डायबिटीज, बट सारे मरीज एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि उनका डाइट पैटर्न अलग होगा, उनका लाइफस्टाइल अलग होगा, उनके है ना एनर्जी लेवल्स अलग हो सकते हैं, उनके उनके ईटिंग पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए वो ट्रू मायने में वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको कंफाउंडिंग प्रिंसिपल्स को या वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करते हैं, और कंफाउंडिंग जितनी कम हो उतना फायदा। सो लेस कंफाउंडिंग होना चाहिए, कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, देन रिकॉल बायस उसमें ज्यादा है, एंड लेस कोऑपरेटिव होंगे वो ये वाले। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ। ओके, तो ये एंड वी मेजर द लेवल ऑफ द एक्सपोजर इन केसेस। तो हम क्या है, जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो ग्रुप्स के बीच में, तो हम एक्सपोजर बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता है, फिर देखेंगे किस किस एक्चुअली स्टेज के अंदर चेंजेस आए आए या नहीं आए। तो ये हम चेंजेस को इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू। तो हम 2x2 टेबल बनाते हैं, तो उसमें हम बताए गुड बैड, गुड बैड तो मतलब कि गुड है भी, और जो सारे दस्तावेज हैं वो भी बता रहे हैं गुड है, बैड मतलब। तो इसके अंदर 2x2 टेबल बनाया। 2x2 टेबल कैसे बनाया मैं बता रहा हूँ तुमको, एक मिनट, जस्ट ये टेबल बनाया। अब देखो, हमने कहा कि यस यस नो नो, ठीक है, ओ सॉरी, यस नो यस नो। तो सपोज किसी आदमी को कोविड है और टेस्ट भी बता रहा है हाँ जी उसको कोविड है। दूसरा केस में उसको कोविड है पर टेस्ट बता रहा है नहीं है। तीसरे केस में उसको कोविड नहीं है और टेस्ट भी बता रहा है उसको नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको 2x2 के टेबल में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। है ना? तो इस तरीके से आप उसको केस कंट्रोल को आप समझ गए। तो उसमें 2x2 टेबल आपने प्रिपेयर कर लिया, आपने ऑड्स रेशियो के अंदर निकाल लिया, एंड और उसमें आप अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स मैं आगे पढ़ाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मीन मोड मीडियन किसका पार्ट है? मीन मोड मीडियन किसका पार्ट है? स्टैटिस्टिक्स का। नहीं, वो तो है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट? हाँ जी, मीन मोड मीडियन डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। क्या डिफरेंस होता है डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में? डिस्क्रिप्टिव मतलब जो डेटा को डिस्क्राइब करे, जैसे 1 2 3 4, अब हमने सारे पेशेंट्स की रीडिंग ले ली, फिर हम उसको समराइज करते हैं, तो हमको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में अगर वो आप सिंपल से सिंपल जैसा आप कौन बना रहे हो, वो मतलब वो भी यूज हो सकता है, और बहुत हाईली एडवांस भी मतलब टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप ऑड्स रेशियो निकाल लीजिए, आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट कर लीजिए, और आप इस तरीके से वर्कआउट कीजिए, तो आपको सारे आंसर्स उसमें केस कंट्रोल में मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट केस कंट्रोल में? सर। No, sir. ओके, गुड।
एक मिनट, पता नहीं क्या हो। ओके, तो उसके बाद में टाइप्स ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज हैं अलग अलग टाइप के, डिपेंडिंग ऑन की केस आइडेंटिफिकेशन, एक जिसको है दूसरे को नहीं है। देन रेट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल, तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या है कि हम देखेंगे रेट्रोस्पेक्शन में देखने की कोशिश करें पूरा अपने इंजन को, तो वहां पे ये पता चलेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव में आप प्रिवलेंट केसेस से निकालते रह रहे हो कि कितने लोगों को है ये प्रॉब्लम, तो वहां पे आप इस तरीके की स्टडी कर सकते हो। और इसमें आप टेम्पोरल सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करना मुश्किल है, टेम्पोरल मतलब टाइम सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव में। और यहाँ पे भी रेयर आउटकम्स होते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है, डिफरेंशिएट करने में। दूसरा टाइप का होता है प्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल स्टडी। प्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल स्टडी में आप इंसिडेंट केसेस ले लीजिए कि जिसके वजह से हमको रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव में आप आगे की तरफ चलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव में आप पीछे की तरफ देखते हैं। तो आप देख लेते हैं दो ग्रुप में, एक में है एक में नहीं है, क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से, जो आप फैक्टर्स जो नहीं है जिसके अंदर नहीं है उसके हिसाब से आप अब दोबारा से अपना R&D शुरू करते हैं। फिर केस कंट्रोल में अगर प्रोस्पेक्टिव होता तो आपके पास में टेम्पोरल वो भी है, फैसिलिटी भी है। उसके बाद में आप रिकॉर्ड्स आपके केस कंट्रोल के अंदर आराम से ऑब्टेन हो जाते हैं, और इसमें रिकॉल इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, है ना। उसके बाद में केस कंट्रोल, उसके बेसिस पे फिर आप मैच केस कंट्रोल कर सकते हैं, अनमैच्ड कर सकते हैं। मैच जो आपके बिल्कुल मैच मतलब वो हो गया, मैच कर गया अच्छी तरीके से, ठीक है। और अनमैच्ड के अंदर जो आपने केस कंट्रोल की, आपने मैच नहीं किया दोनों चीजों को, और वो अपने हिसाब से उसको आप वर्कआउट कर रहे हैं। फिर एडवांटेजेस क्या है केस कंट्रोल स्टडी का, कि आप इसमें इवैल्यूएशन आप रेयर डिजीजेस की कर सकते हैं, आप इसमें मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ सिंगल डिजीज देख सकते हैं, आप क्विक होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, रिलेटिवली इजी होता है कैरी आउट करना, कितने लोगों को डिजीज होगा या नहीं होगा उसके बारे में फिर भी ये अच्छा एक गाइड कर देते हैं केस कंट्रोल स्टडीज, ठीक है, कि कितने लोगों को डिजीज है नहीं है, क्या किस तरीके से वर्कआउट है। तो ये आपके केस कंट्रोल स्टडीज के फायदे हैं। लिमिटेशंस क्या है, इनएफिशिएंट, अगर आपका रेयर एक्सपोजर है जैसे कोविड वगैरह केस में नहीं पता चलता, डायरेक्टली रिस्क के बारे में नहीं पता चलता, ठीक है। और इसके अंदर आपका मतलब आप कई टाइम आपको मेमोरी के ऊपर रहना पड़ता है, एकदम से रिकॉल नहीं रहता है, क्योंकि आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, तब भी कई टाइम केसेस डिले हो जाते हैं। तो ये आपको केस कंट्रोल स्टडी सारी एस्पेक्ट है। फिर थर्ड है कोहोर्ट स्टडीज। कोहोर्ट स्टडीज होती हैं जो टाइम सीक्वेंस के हिसाब से होती है, जैसे कि आपने एक बच्चा लिया, उसको मतलब 1 साल की उम्र में देखा, फिर आपने उसको 5 साल की उम्र में देखा, 5 साल की उम्र के अंदर फिर उसके कौन कौन से चेंजेस है आपने नोटिफाई किया, उसके बाद में फिर आपने उसको बड़े कर देखा। तो कहने का ये मतलब है कि आपने एजिंग की हर एक बर्थ स्टेजेस को, आपने हर एक उसके कोहोर्ट के हर एक एस्पेक्ट को बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर किया, देखा। तो अगेन इसमें भी फॉरवर्ड जो होगा उसको प्रोस्पेक्टिव बोलेंगे, अगर पीछे की तरफ होगा तो रेट्रोस्पेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो कोहोर्ट के अंदर भी आप मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो कोहोर्ट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से मास्किंग हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके वजह से एक्सपोजर हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू एन आंसर फॉर द। और जो मैंने रेट्रोस्पेक्टिव बोला वो एट द बैक साइड है, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव में आपका एक्सपोजर और डिजीज के बारे में आप चीजें समझ जाएंगी। और उसके अंदर आपको ये फास्ट होता है कोहोर्ट, क्योंकि आपने इमीडिएटली टाइम सीरीज अभी किया, कल किया है, परसों किया, तो जितनी बार भी आप मतलब आ रहे हैं तो आपके पास में रीडिंग भी आ रही है और आप विदाउट इफेक्ट भी नहीं हो रहे, आप आराम से रीडिंग को उठा पा रहे हो। तो ये कोहोर्ट के फायदे हैं। एंड देन डेटा इसमें कई टाइम अगर पेशेंट नहीं आता है, इनकम्प्लीट छोड़ देता है, तो फिर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, फिर आपका इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, ठीक है, इस तरीके का। अगर और फिर डेटा कई टाइम पे इनएक्यूरेट होता है, इन और मतलब इनएप्रोप्रिएट है एक तरीके से। और कोहोर्ट में देन यू डिफाइन आपका कौन सा ग्रुप में आप कोहोर्ट निकाल रहे हो, उसका एज कितना है, और उसको किस तरीके से मतलब एक्सपोजर हो रहा है या नहीं एक्सपोजर हो रहा है। फिर आप प्लान आउट करते हैं आप किस तरीके का चार्ट बनाएंगे, कहाँ से आप डेटा उठाएंगे, डेटा उठाने के बाद में आप उसको मेजर कैसे करेंगे, आप उसका आउटकम कैसे निकालेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. और फिर कोहोर्ट के वैल्यूज के वैल्यूएबल क्यों होता है? क्योंकि एक्सपोजर रेयर होता है, बार बार तो नहीं हो रहा एक्सपोजर। उसके बाद में मल्टीपल इफेक्ट सेम ड्रग की आप उसमें कर सकते हैं, मल्टीपल इफेक्ट को देख सकते हैं। फिर आपका टेम्पोरल रिलेशनशिप के बारे में आपको पता चल जाता है, आप उसके रिस्क को आप निकाल सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, फिर उससे आपको रिलेट कर सकते हैं कि कितना आदमी रिस्की है। और इसमें आपके बायसनेस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप उन्हीं को ही भेजते हैं जो आपको जानते हैं, आपके परिवार को जानते हैं। और इसके अंदर फिर आप उसके अंदर वो सबका डेटा उठा लेते हैं, क्योंकि आपका किसी से भाई भतीजावाद नहीं है, तो आप उसके रियल आंकड़ों को पेश कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बायस को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कोहोर्ट में। और फिर आपकी लिमिटेशंस ऑफ कोहोर्ट है कि इनएफिशिएंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ रेयर डिजीजेस, एक्सपेंसिव हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और कई टाइम प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। इसके बाद वाला जो ये एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्सपेरिमेंटल मैं थोड़ा अगली क्लास में लूंगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में अलग टाइप के डिजाइन है, सोलोमन ग्रुप डिजाइन है और ये है। तो एक्सपेरिमेंटल में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, और एक्सपेरिमेंटल को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, एक्सपेरिमेंटल के क्या टाइप्स हैं, आर किसको बोलते हैं, एक्स किसको बोलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझ लें। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस, कोई सवाल? No, sir. क्लियर है सब? तो चारों को अब एक एक्टिविटी आप कर लेना थोड़ा ना, मतलब नेट पे जाके जो भी आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से आपको जो भी टॉपिक अच्छे लगते हैं कोई, तो उसमें से आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ना, उसकी मेथोडोलॉजी को पढ़ना कि यह स्टडी कहाँ पे की गई, कितने पेशेंट्स थे, और उसमें फिर देखना कि उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद में उसमें क्रिटिक करके बताना कि ये किस टाइप का आर्टिकल है, क्या ये कोहोर्ट स्टडी है या कि ये केस कंट्रोल स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। समझ गए? Yes, sir. तो इस तरीके से थोड़ा सा तुम्हारे को प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सपोजर मिल जाएगा, तो चीजें बहुत आराम से और क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो है क्लियर तुम्हें, बट इसके अंदर तो हम इसको क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं कहीं, तो ये सब चीजें तो अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके बस ये हम कंप्लीट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल, फिर स्क्रीनिंग पढ़ा दूंगा। तो मेरे ख्याल से 170 तक है, अभी 162 है। ठीक है ना, तो अभी 30 स्लाइड्स और है। तो नेक्स्ट वीक में हम इसको खत्म कर लेंगे, ये पूरा तुम्हारा एपिडेमियोलॉजी खत्म, और फिर उसके बाद में हम फिर देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। ओके, Okay, sir. कोई भी डाउट हो कुछ हो तो बिल्कुल आप ये, तो विल वाइंड अप द क्लास नाउ। तो इसको आप थोड़ा पढ़ लेना यहाँ से, फिर अब थोड़ा सा मुश्किल शुरू होगा कि अभी तक तो बेसिक मैथमेटिक्स थी, अब आगे जो है थोड़ा सा आपको और पता होना चाहिए कि ये कहाँ से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, सारी नॉलेज होनी चाहिए। ओके Okay, sir. ओके, चलो टेक केयर। हाँ, Okay. Thank you, sir. ओके, बाय बाय, गुड नाइट।